नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। एक रिपोर्ट में 30 साल के डेटा ये बताते हैं कि मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है और यही वजह है कि 2025 में एसआईपी निवेशकों ने दमदार रिटर्न पाए, जबकि लमसम का इंतजार करने वाले जो निवेशक थे वो कई मौके चूक गए। ऐसे में अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि एसआईपी के जरिए निवेश बेहतर है या फिर लमसम आप करें, तो आज हम आपको बताएंगे कि निवेश में जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज्यादा जरूरी होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें या फिर टाइमिंग। इसको बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं। शो में हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर भी, क्योंकि ये साल का पहला शो आप दोनों के साथ हमारा। और सबसे पहले ये जो डेटा है 2026 में जो भी निवेशक है जो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उनको अब एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए या लमसम के जरिए, कम से कम उनको एक क्लैरिटी देगा कि दोनों में से ज्यादा बेटर आपके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है। हालांकि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, फिर भी विकास मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इस डेटा पे गौर फरमाइए कि आखिर कहता क्या है ये पूरा का पूरा डेटा। धन्यवाद स्मिता, अपने शो में बुलाने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू और ऋषि भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक है नए साल की। देखिए स्मिता, जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें और स्पेशली जब वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई हो तो सिप हमेशा आउट परफॉर्म करती है लमसम इन्वेस्टमेंट्स को। मतलब जो लोग सिप के थ्रू निवेश करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, उनका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न देता है एज कंपेयर टू समवन जो ये कोशिश करता है कि मैं टाइमिंग कर लूँ, मैं मार्केट नीचे जाएगी तब मैं पैसा निवेश करूंगा, और वो टाइमिंग के चक्कर में उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं आती। और डेटा ये बताता है 30 साल का कि अगर आप डेटा देखें देखिए 2025 में सिप में जो लोगों ने निवेश किया थ्रू सिप रूट, 97% जो स्कीम्स हैं उन लोग वो स्कीम्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और यही नहीं, सिप रिटर्न्स जो लमसम के रिटर्न आया, आगे चल के आप जब डेटा के बारे में बात होगी तो सिप वाले जो निवेशक है उन्होंने ज्यादा रिटर्न कमाई है एज कंपेयर टू जिन्होंने लमसम करने की कोशिश की या टाइमिंग करने की कोशिश की। तो बेसिक ये जो प्रीमाइस है, ये 30 साल का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं, और जैसे अब देखिए स्मिता, एग्जाम का टाइम आ रहा है, एग्जाम क्या आएगा हमें नहीं मालूम, हमें क्या करना है अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। बस वही रूल यहाँ पे भी है। अगर हमारी तैयारी इस तरीके से कि हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है, हम हर महीने निवेश करते जा रहे हैं अपने सक्षम के हिसाब से, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी हमें उसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बाजार अगर नीचे गिरेगा आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। और लमसम में अगर आप टाइमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद आप वो उस तरह के जो रिटर्न है वो नहीं कमा पाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो डेटा तो यही जताता है, चाहे वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो या लॉन्ग टर्म आपका निवेश हो, सिप ने लमसम को आउट परफॉर्म किया है। बिल्कुल, यानी कि अगर इसको ऐसे समझे कि सिर्फ वो बच्चा है जो सालों भर पढ़ता है और फिर उसकी जो एग्जाम की तैयारी होती है वो बहुत ही बेहतर तरीके से होती है। लमसम वो बच्चा जो आखिरी मिनट में पढ़कर अव्वल आता है। और अक्सर हम देखते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम तो हमारे लिए तो आखिरी का पीरियड होता है, एग्जाम से थोड़े दिन पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, सालों भर मस्ती करते हैं। तो टाइमिंग का इसमें बड़ा फर्क पड़ जाता है कि जो कंसिस्टेंट रहा उसने कितना रिटर्न कमा लिया, जिसने एक रात पहले पढ़ाई की उसने कैसा अपना रिजल्ट लाया। अब ऋषिकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी तो एसआईपी को इतना अच्छा बच्चा बनाया है, लेकिन लमसम भी है, उसके भी अपने फायदे हैं, एक रात पहले पढ़ने के भी। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में एसआईपी क्यों बेहतर है? डेटा क्या कहती है इस पर? स्मिता जी नमस्ते, विकास जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो डेटा ये दर्शाता है स्मिता जी कि लॉन्ग टर्म अगर है और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो काफी फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले हम विकास जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की जिसका नाम है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट जो होता है या बाजार जो होता है वो एक सरीका नहीं चलता, बाजार में चढ़ाव और उतार होते रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने किसी फंड में निवेश किया है एसआईपी के द्वारा और 10,000 की एसआईपी की है, तो और अगर आपने जब शुरुआत की तो उसका NAV 10 का है, तो आपको वो 10,000 के सामने आपको मिलेंगे 1,000 पॉइंट। लेकिन अगले महीने अगर मार्केट टूट जाता है और NAV 10 से घटकर 9 हो जाती है तो आपको 1,000 यूनिट्स नहीं मिलेंगे, पर आपको मिलेंगे
833 यूनिट्स, क्योंकि आपके पास 1111 यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि नैव घट गई है। अगले महीने में अगर वापस उसकी नैव बढ़कर 12 रुपए हो जाती है तो आपको 833 यूनिट्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर मार्केट टूट जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, अगर मार्केट बढ़ जाता है तो कम यूनिट्स मिलेंगे। इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर हम डेटा देखें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हमको ये पाया जाता है कि 3 साल के लिए अगर आप निवेश करते हो तो आपको करीब करीब 3 इयर्स का अगर डेटा देखो तो 90-95% आपको कैपिटल में हानि नहीं होगी। लेकिन 5 साल से होकर आप अगर निवेश करते हो एसआईपी के द्वारा तो आपको कैपिटल की हानि नहीं होगी, आपको कैपिटल लॉस कभी नहीं होगा। और एसआईपी के द्वारा जब आप निवेश करते हो आपका टारगेटेड रिटर्न करीबन 12% का होता है। अगर आपका रिटर्न 12% का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी अवधि 15 साल के लिए है तो आपकी प्रोबेबिलिटी करीबन 84-85% की हो जाती है कि 12% रिटर्न बन जाए। तो इसका मतलब ये हो, अगर आपके निवेश करने की अवधि ज्यादा है, 15 साल 20 साल की है, तो आपको 12-13% रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है क्योंकि कंपाउंडिंग आपका सहायता करता है। तो ये डेटा दर्शाता है। ये बहुत ही अच्छी स्टडी जिसके तहत आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से 3 साल में 8% जो रिटर्न है जो आपको मिलता है लगातार वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आपको फ़ायदा एसआईपी के जरिए होता हुआ दिखता है। अब हम कुछ फंड्स का भी उदाहरण इसमें लेंगे जिसमें विकास मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर हम फंड्स स्पेसिफिक बात करें तो आपने किन किन फंड्स में ऐसा देखा कि लॉन्ग टर्म में आपको एसआईपी ने ज़्यादा फायदा दिया, शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल में भी आपको एसआईपी ने ज़्यादा फायदा दिया, और क्या बीच के जो 5, 3, 15 ये साल होते हैं, इसमें 15 तो लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब 5 या 3 साल होते हैं, क्या इसमें लमसम में ज़्यादा रिटर्न बनते हुए आपने फंड्स में देखा है? ज़रा एक बार समझाइए इसे। देखिए स्मिता, अगर हम इन ऑल प्रैक्टिकलिटीज देखें कि पिछले कुछ सालों का अगर डेटा देखें, और 3 और 5 साल का मैं बीच में मेंशन इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप देखें 2020-21 में जब कोविड का 20 में स्पेशली कोविड की जो गिरावट हुई थी और आप उसको मद्देनजर रखते हो आप देखेंगे कि लमसम ने कुछ टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन वहां पे टाइमिंग लोगों की अगर बहुत अच्छी हुई है तो उसकी वजह से। अदरवाइज अगर आप देखें डेटा, अब हम जनरली क्या करते हैं, हम 1 साल का डेटा, 3 साल का डेटा, 5 साल का डेटा, 10 का, 15 का और 20 का, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से टाइम होराइजन में सिप ने आउट परफॉर्म किया। आपको हैरानगी होगी कि लास्ट 1 साल में सिप ने लमसम को बहुत ही हाई मार्जिन से बीट किया है। उसके अलावा अगर 3 और 5 को अगर आप छोड़ दें, उसमें भी सिप और लमसम में मार्जिनली जो है लमसम ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया। लेकिन अगेन 10-15 साल और 20 साल की अवधि में अगर आप जाएंगे, वहां पे भी सिप ने जो है लमसम को आउट परफॉर्म किया। थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने कोशिश की ये ट्रेंड समझने की कि क्या लार्ज कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में और स्मॉल कैप फंड्स में क्या ट्रेंड नजर आता है। और आप देखिए लार्ज कैप फंड्स में हमने टॉप की जो फंड्स थे, जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप लिया हमने, उसमें 17.59% का रिटर्न दिया है सिप ने लास्ट 1 साल में, जहां इसी फंड में लमसम में अगर किसी ने 1 साल पहले निवेश किया था 10.8% का रिटर्न आया है। अगर दूसरा लार्ज कैप ले निपॉन इंडिया लार्ज कैप, तो वहां पे भी आप देखें सिप रिटर्न जो है 15.78% आई है, और लमसम में अगर किसी ने एक ही बार में डाला है तो उसका 8.3 आया है। आप देखिए कितना बड़ा इसमें गैप है। इसी तरीके से अगर आप मिड कैप का भी देखते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप हमने अगेन टॉप ऑफ द जो मिड कैप फंड्स है उसमें लिया है, सिप रिटर्न इज 20.53%, जबकि लमसम में अगर किसी ने निवेश किया 1 साल पहले उनका 6.75%। अगेन देखें कितना बड़ा इसमें गैप आ गया। मोतीलाल का भी अगर आप देखेंगे मिड कैप फंड, तो यहां पे भी अगर आप देखें सिप ने फिर भी 6.14% का रिटर्न दिया है, जबकि लमसम में -12% का रिटर्न है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ले लें अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो 11.14% जो है वो रिटर्न दिया है सिप ने, और लमसम ने -1.28। एक और स्मॉल कैप ले लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड अगर आप लें तो 6.43% रिटर्न जो है वो आपका सिप का रिटर्न है। यहीं पे अगर किसी ने लमसम में निवेश करके 1 साल के लिए छोड़ दिया होता तो आज की डेट में उनका रिटर्न जो है -5.16% रिटर्न होता। तो ये जो आप 1 ईयर का देख रहे हैं, यही ट्रेंड जो है स्मिता 3 इयर्स में अगर आप देखें तो उल्टा हो जाता है। उसमें जो है लार्ज कैप की रिटर्न लमसम की 18.79 है आईसीआईसीआई लार्ज कैप की, और सिप की जो है 17.25% है, बट गैप बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे।
अगर आप HDFC मिड कैप ले लें, अगर मिड कैप का ही हम बात करते हैं 3 साल का, तो उसमें लमसम में 25.89% है, जबकि सिप रिटर्न इज 22.35। अगेन कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे 5 साल का और 3 साल का लगभग अगर आप देखें तो ट्रेंड सिमिलर है स्मिता, बट 10 ईयर में आ जाएं तो 10 ईयर में वापस जो है वो स्टोरी बदल जाती है, 15 ईयर में भी स्टोरी बदल जाती है। जस्ट जल्दी से रिकैप करने में अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो ICICI लार्ज कैप का अगर आप 15 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 15.44% है सिप का रिटर्न, और यही लमसम अगर किसी ने किया होता उनका 13.56 है। HDFC मिड कैप का 20.27 है सिप का रिटर्न, और लमसम का रिटर्न 18.35%। अगर हम एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप भी ले लें तो वहां पे भी कोटक मिड कैप जो है 19.79% सिप का रिटर्न है और 17.2% जो है लमसम का। और लास्ट अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं कि SBI स्मॉल कैप 20.84% जो है वो सिप रिटर्न है और 18.83% जो है वो लमसम का रिटर्न है। तो आप ये देखेंगे क्लियर इमर्ज होता है जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो भी सिप आउट परफॉर्म करती है, और अगर मान लीजिए पूरे आप मार्केट साइकिल ले लीजिए, अप एंड डाउन का साइकिल, कंसोलिडेशन का साइकिल, ये सारे साइकिल लेने के बाद द मोमेंट आप 7-10 ईयर्स का टाइम पीरियड क्रॉस करते हैं वहां पे अगेन जो है सिप लमसम निवेश को आउट परफॉर्म करने लग जाती है। कुछ फंड्स के एग्जाम्पल लिए हैं और बाकी ऐसे और भी फंड्स हैं जिसमें हमने ये 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल का डिफरेंशिएट जब इनमें किया तो हमने देखा कि 1 साल में कैसे सिप ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ऋषिकेश, आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि डिसअपॉइंट वो ना हो जो लमसम में पैसा डाल चुके हैं या डालने की सोच रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें एक मुश्त ही निवेश करना है। उनके लिए जिस तरीके से विकास ने अभी बताया 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, जिसमें हमने ये देखा कि स्टार्टिंग के 1 साल में आपके SIP ने अच्छा पैसा दिया और उसके बाद 15 साल और 10 साल में भी अच्छा पैसा बना, लेकिन बीच में हमने देखा कि आउट परफॉर्म किया है लमसम ने 3 साल और 5 साल। ये कौन से पीरियड्स होते हैं जब पैसा मार्केट में हम जब लमसम लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा और बढ़िया रिटर्न मिलता है? कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? स्मिता जी, सबसे पहली बात तो ये है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पर्याय है हमारे सामने SIP और एक मुश्त या लमसम जिसे हम कहते हैं, ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये दोनों अलग अलग पर्याय है आपको निवेश करने के लिए। SIP का मतलब ये होता है कि आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज जो है उसकी निवेश करने की एक रणनीति बना ली है आपने, और लमसम या एक मुश्त जो है वो आज के तारीख में आपके पास जितना पैसा है वो उसकी निवेश करने की क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये पर्यायी नहीं है। अगर पर्यायी ढूंढना ही है लमसम के लिए तो उसका पर्याय है SWP। तो ये दो पर्यायी हो सकते हैं। अभी देखना चाहेंगे कि SIP और SIP का रिटर्न्स कैसे बनता है और लमसम का रिटर्न्स कैसे बनता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि 3 निवेशक है समझ लीजिए। एक जो है वो बहुत खुशनसीब है जिन्होंने मार्केट के सारे लोज पे इन्वेस्ट किया, एक जो है वो बदनसीब है जिन्होंने मार्केट के एकदम पीक्स पे इन्वेस्ट किया, और तीसरे जो है जिन्होंने अनुशासित तरीके से SIP की। तो एक सज्जन ऐसे जिन्होंने लोस पे इन्वेस्ट किया वो खुशनसीब है, एक है जो उन्होंने पीक्स पे किया वो बदनसीब है, और एक है जो इन्होंने अनुशासित तरीके से किया, वो डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने निवेश करते गए SIP के द्वारा। तीनों की टारगेट थी 12% की। अगर हम रिटर्न्स देखे, जो सबसे बदनसीब थे उनके रिटर्न्स आए 11.2% के, अगर 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखे तो। जब से खुश नसीब थे उनके 12.5% के आए, और जो अनुशासित तरीके से करते गए उनके 12% के आए। तो देखने की अगर हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं आता है कि आप लमसम करें या SIP करें या पीक्स के लिए वेट करें या टॉस के लिए वेट करें। निवेश करना है, टाइमिंग ना करें। टाइमिंग कभी किसी का सही नहीं जाता है। टाइमिंग ना करते हुए अगर आपके पास पैसा एक साथ तैयार है तो एक मुश्त कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर आउटफ्लोज कैश फ्लोज का निवेश करना है तो SIP एक बहुत बेहतरीन तरीका है निवेश करने के लिए। तो ये कुछ विकल्प है जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है और इसको आपने एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपको मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मार्केट में टाइम देने की ज़रूरत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। दोनों ही जरिया जिससे भी आप निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो आपके लिए ये दोनों ही यानी कि सिप और लमसम काम करता है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एसआईपी वर्सेस लमसम कौन बेहतर, ये जानने की कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में कौन आपके लिए है बेहतर। विकास, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक सवाल मेरा ये है कि 2025 मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से ये सुना जिन्होंने कहा कि अभी लमसम का टाइम नहीं है, एसआईपी आपके लिए ज्यादा बेहतर है। 2026 लमसम करने वाला समय रहेगा या एसआईपी करना सही रहेगा? देखिए स्मिता, अगर क्योंकि ऋषि भाई ने बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरीके से अगर आप एक निवेश करते हैं एसआईपी में और किस तरीके से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, और हमने लास्ट एक साल में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखी है और बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स पे हमें ये डेटा भी दिख रहा है कि किस तरीके से सिप ने लमसम निवेश को आउट परफॉर्म किया। बट मैं स्मिता यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, और स्पेशली ये भी ऋषि भाई ने वो हाईलाइट किया था कि आपके कैश फ्लोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी मंथली सैलरी आ रही है, तो आपके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट तरीका वो सिप का ही है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, उनका कैश फ्लोज ही बहुत अनइवन तरीके से आते हैं, तो ऑब्वियसली वो शायद सिप में उतने कंफर्टेबल ना रहे और वो लमसम करते रहें। बट लमसम इस रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उसको भी हम ये मान के चलेंगे कि एक अनऑर्गेनाइज तरीका है, लेकिन सिप ही की जा रही है। बट अगर आप 2026 की अगर आप बात करती हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई व्यक्ति इसके कॉम्बिनेशन में चले कि अपना सिप का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, और जब जब कभी बीच में 2026 में कोई ऐसे हफ्ते, महीने या कुछ ऐसे दिन आए जहां पे गिरावट हो बहुत तेजी से, तो वहां पे अगर थोड़ा थोड़ा भी लमसम करेंगे तो पोर्टफोलियो को, जैसे हम बोलते हैं कि सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन हो जाएगी। आपको एक अल्फा जनरेशन हम जिसको बोलते हैं कि मार्केट रिटर्न से एक बेहतर रिटर्न मिले, उसके बहुत अधिक चांस बढ़ जाते हैं अगर कोई इसको कॉम्बिनेशन में कर ले। क्योंकि आइडिया हमारा ये नहीं है कि हम ये बोले कि सिप ही बेहतर है और लमसम ठीक नहीं है, बिकॉज लमसम भी ठीक है लेकिन लमसम में टाइमिंग ठीक नहीं है। तो हम, आई थिंक ये दोनों हम जो आज इस शो पे बात कर रहे हैं, उसका हमारा बेसिक मूल ये है कि आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश मत करें ये सोच के कि बाजार गिरेगा तो मैं निवेश करूंगा तो मैं बेहतर रिटर्न जनरेट करूंगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा सिप के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। बट लमसम इज नॉट अ बैड वे टू इन्वेस्ट, बट हाँ, उसको टाइमिंग के हिसाब से ना जोड़ें। तो आइडियल कॉम्बिनेशन स्मिता मुझे लगता है कि अगर आप 2026 में पोर्टफोलियो को चला रहे हैं, तो पहला जो उसकी फाउंडेशन है पोर्टफोलियो की वो है सिप। तो सिप को आप कंटिन्यू रखें, और यदि बीच में कभी आपको जब चांस लगता है कि गिरावट हुई है और चांस, आपके पास कैश फ्लोस है, आपके पास वो बैंडविड्थ है कि आप थोड़ा लिक्विडिटी जनरेट करके आप टॉप अप कर सकते हैं, तो वही सिप फंड्स में आप एज एडिशनल परचेज, एज ए टॉप अप या लमसम जिसको हम बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल, तो 2026 के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताया विकास ने यहाँ पर, सिप और लमसम दोनों का। वो अलग बात है कि लोग इस कॉम्बिनेशन को सिप और आईपीओ से जोड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो उनको क्रेविंग होती रहती है ना, कि वहाँ भी फोमो हो जाता है कि वो भी ना छूटे। ऋषिकेश, मुझे एक आपसे एक कैलकुलेशन समझना है, और मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को आज काम आएगा, कि अगर 25 साल की उम्र में कोई सिप करता है, 60 साल की उम्र तक मान लीजिए उसको कंटिन्यू करता है, तो ये डिसिप्लिन उसको कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा? स्मिता जी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद ये एसआईपी का द्वारा अगर आप निवेश करते हो, तो जैसे आपने कहा 35 साल के लिए अगर मान के चले 25 साल की उम्र में किसी ने काम करना चालू किया और 60 की रिटायरमेंट हम मान के चले, तो 35 साल के लिए अगर कोई निवेश करता है और कोई 5,000 की राशि अगर निवेश करता है, तो करीबन 3.5 करोड़ की राशि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि केवल एसआईपी ना करें। का मतलब क्या होता है, कोई 5,000 की एसआईपी अगर हर महीने की कर रहा है, उनकी आमदनी जो है वो हर साल कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो आपकी सिप की अमाउंट सेम नहीं रह सकती, उसमें भी आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस प्रक्रिया, बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया को स्टेप अप कहते हैं। तो मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आप 5% या 10% का स्टेप अप कीजिए। तो आप 5,000 की एसआईपी 35 साल के लिए अगर करते हो और 13% का रिटर्न पाने की कोशिश करते हो, तो आपकी राशि विदाउट स्टेप अप करीबन 3.5 करोड़ की होगी। लेकिन आप अगर 10% का स्टेप अप करते हो हर साल, जिसका मतलब यह है कि इस साल अगर 5,000 कर रहे हो, तो अगले साल 5,500 कर रहे हो, अब उसके अगले साल और 10% से बढ़ा रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 35 साल के बाद वो स्टेप अप की राशि होगी करीबन 10 करोड़। तो यहाँ पे आपने बिना स्टेप अप के करीबन 3.5 करोड़ पाए 35 साल के बाद, यहाँ आपने 9.5 से 10 करोड़ पाए। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो, तो विदाउट स्टेप अप आपकी राशि हो जाती है करीबन 14 करोड़ की।
और विद स्टेप अप ऑफ 10% आपकी राशि हो जाती है करीबन 37.5 करोड़ की। तो आप देख रहे हो कि कंपाउंडिंग और स्टेप अप दोनों को मिला के काफी फायदा हो सकता है। अगर आप 20,000 की एसआईपी भी कर रहे हो और अगर आप 13% के हिसाब से ग्रो कर रहे हो, तो 35 सालों के बाद आपके पास करीब करीब 37.5 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आप अगर अनुशासित तरीके से निवेश करते रहोगे तो काफी फायदेमंद होगा, आपके रिटायरमेंट के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने एसआईपी करनी है, पर आपने एसआईपी करनी है और उसमें स्टेप अप लाना है 10%। बिल्कुल, तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर कैलकुलेशन है आपके लिए, और ये इसलिए है ताकि आप ये समझ पाएं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप डिसिप्लिन से अपने निवेश में बने रहते हैं तो आपको कितना फ़ायदा इसका आगे चलकर मिलता है। अब बात वही एक बार फिर विकास घूम फिर कर आ जाती है कि हर कोई मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, और ये जो रिस्क होता है ना टाइमिंग का, ये चाहे आप लमसम से करो या एसआईपी से करो, क्योंकि आप देखो ना पिछली बार भी जब मार्केट गिरने शुरू हुए लोगों ने अपने एसआईपीज रोक दी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जब मार्केट गिरता है तो भी आपका ही फायदा है अगर आप एसआईपी से उस वक्त एनएवीज खरीदते हो। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगा विकास? देखिए स्मिता, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऋषि भाई ने अभी फिगर्स दी हैं जिस तरीके से 14 करोड़ का या 30 करोड़ का, तो बहुत सारे हमसे निवेशक पूछते हैं कि आप जो ये नंबर्स बताते हैं क्या ये रियलिटी में बन सकते हैं। हम उनको बोलते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, बिकॉज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई हवा में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्मिता, देखिए आप, बहुत सारे निवेशक है जो 3 साल तक भी सिप को कंटिन्यू नहीं करते हैं। बहुत सारी सिप्स जो होती है वो 3 साल के पीरियड के बाद वो कंटिन्यू ही नहीं होती हैं। 5 साल और अगर आप 7 या 10 साल की बात करते हैं तो इवन 80-90% सिप्स ऐसी हैं जो बंद हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको इस तरीके के जो अमाउंट है एक्यूमुलेट करने हैं, तो आपको वो बने रहना बहुत जरूरी है, वो सिप की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और उसमें विड्रॉल्स नहीं है। तो ये इस तरह के जो ड्रीम टारगेट है या गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं, बट वहां पे अपने इमोशंस को लेके नहीं आना। तो जिस तरीके से हम टाइमिंग की बात करते हैं, अब सिप से आपको कोई टाइमिंग का रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी सिप चल रही है, वो डिसिप्लिन मेंटेन है। अब आप उसमें अगर लमसम के चक्कर में सिप बंद कर दें फिर टाइमिंग करें तो वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट की अगर पीक है, मार्केट का डाउन साइकिल है, आप बता नहीं सकते, तो सिप अगेन उस चीज को एड्रेस कर देती है कि आपके यूनिट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और मार्केट अच्छी होगी तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे है तो आपके यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और मार्केट वोलेटिलिटी में जो है बहुत हेल्प करती है सिप, क्योंकि अगेन मैं यही बोलूंगा कि लास्ट 1 ईयर तो, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल की मेमोरीज लोग नहीं याद रखते, लेकिन पिछले 1 साल की तो याद रह जाती है। ये तो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है कि लास्ट 1 साल में हमने सब तरह की वोलेटिलिटी देख ली, और उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से पैटर्न में हमें एक टेंशन फ्री, रिस्क फ्री और डिसिप्लिन के साथ जो पैसा बना वो सिप में ही बना है। तो मुझे लगता है कि ना ही हमें टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना ही हमें ये देखना चाहिए कि मैं किस तरीके से मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश शो के करूं। आखिरी में थोड़ी सी बात लमसम की भी हो जानी चाहिए, इसलिए वेरी क्विकली ऋषिकेश आपसे मैं जानना चाहूंगी 2026 में लमसम को लेकर स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए, आपकी सलाह इस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्मिता जी। 2026 में लमसम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 2026 में हम देख रहे हैं कि मार्केट वापस 26,000 के दरमियान आ गया है। कई लोग कहेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे वापस आ गया है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कि पिछला साल जो गया वहां पे काफी सारी चीजें हुई, काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए, गोल्ड के प्राइसेस हाई हुए, सिल्वर के प्राइसेस हाई हुए, यूएस चाइना की टेंशन हमने देखे, ट्रेड वॉर्स हमने देखे, काफी सारी चीजें देखी। लेकिन हमको ये पता चलता है कि वो सारी चीजें होने के बाद आज मार्केट वापस 26,000 पे आया है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द बैड इज बिहाइंड अस, और ये जो मार्केट सिचुएशन है 26,000 की, ये नवीन नहीं है, पिछले 1 साल पहले भी ये 26,000 आ चुका था। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू इन्वेस्ट। तो एक मुश्त किसी को निवेश करना है तो ये 26,000 कैरी लेवल बिल्कुल नहीं है, और किसी को निवेश करना है तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसकी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि मार्केट का सेकंड नेचर है कि वो कुछ ड्रॉप्स दिखाएगा, 5% 10% के ड्रॉप दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाए। हमने निवेश करना चाहिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 26,000 पे निवेश करने की। तो एक मुश्त अगर किसी को निवेश करना है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू मेक एन। चलिए, इसी अच्छे नोट के साथ थैंक यू सो मच ऋषिकेश हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। विकास थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।